स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी किस तरीके से होती है, जिसमें हम लोग बक्कल कैविटी में डाइजेशन के बारे में बात किए थे। इसके बाद फूड पाइप या ओइसोफेगस से होते हुए फूड किस तरीके से स्टमक तक जाता है, इसके बारे में बात हुई। और स्टमक में जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 3 तरह की चीज़ें वहाँ पे निकलती हैं, यानी 3 तरह की चीज़ें सीक्रेट होती हैं। पहले नंबर पे म्यूकस आता है जो स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाने का काम करता है। दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है और बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि जो स्टमक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां होती हैं और उससे कुछ खास तरीके के डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ तक बातें हो गई हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके बाद स्टमक के बाद जो अगला पड़ाव यानी कि अगला जो कंपार्टमेंट आता है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग आज की डेट में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे और उसके आगे की चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहली हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम आर्क फाउंडेशन चैनल पर। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीखते ही रहेंगे। तो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इससे पहले कि हम लोग फिगर इस हेडिंग के बारे में बात करें, आइए कुछ फिगर देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर ये स्टमक है। स्टमक से होते हुए ये इस तरीके से खाना यानी कि फूड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। तो आप देखिए ये हाईली कॉइल्ड है और ये काफ़ी लंबा होता है। ये ऑलमोस्ट 7.2 मीटर की लंबाई इसकी होती है। 7.5 मीटर की लंबाई लगभग हो जाती है इसकी। ठीक है, तो काफ़ी लंबा होता है। इसको खींचा जाए ना तो काफ़ी 7.5 मीटर लंबा ये आपको मिलेगा। ठीक है, और यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे लंबाई में तो ये बड़ा होता है। ये इसके बगल में जो आपको दिख रहा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। एक और फिगर देखते हैं, ये डिजाइन वाला फिगर। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो स्टमक है, सारी कहानी स्टमक की हो गई है। अब इसके बाद ये फूड इस तरीके से होते हुए, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से वो जो पाई पाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से फूड ऐसे घूमेगा पूरा। ठीक है, तो 7.5 मीटर लंबी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और हाईली कॉइल्ड होती है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हाईली कॉइल्ड जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहले नंबर पे तो यही नोट करेंगे कि ये हाईली कॉइल्ड होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है। कॉइल का मतलब होता है, जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने, कुछ इस तरीके से डिजाइन इसकी होती है और ये लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये रिसीव करता है सेक्रेशन। रिसीव करने का मतलब ये ग्रहण करता है। सेक्रेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें निकल करके आती हैं, यानी कि जो जूसेस निकल करके आते हैं, खास करके लीवर से और पेनक्रियाज से। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लीवर और पेनक्रियाज, ये 2 चीज़ों से जो सेक्रेशन होता है वो निकल करके आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस तरीके से, इसका जो वॉल है, इसके अंदर से भी कुछ यहाँ पे जूस सेक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात हुई है, जैसे कि लीवर के बारे में बात हुई और पेनक्रियाज के बारे में बात हुई। तो ये जो लीवर और पेनक्रियाज हैं, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालेंगे और इंटेस्टाइन की मदद करते हैं कि वो आगे डाइजेशन को करवा सके। ठीक है, तो आइए इस लीवर और पेनक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लीवर है, लीवर जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और लीवर में एक लीवर से जो यहाँ पे जूस बनता है उसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस एक पाउच में इकट्ठा होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? गॉल ब्लैडर। लीवर है, लीवर से बाइल जूस बना, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसी गॉल ब्लैडर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहीं कहीं पे इस तरीके से ये पेनक्रियाज लगा हुआ होता है, उसका जो जूस होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है।
ठीक है, तो लीवर का फिगर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप फिगर देखिए, ये लीवर का फिगर, ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये लीवर का फिगर हो गया। तो इसके ऊपर आप कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे, और खास करके यहाँ पे एक पाउच है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, और ये जो गॉल ब्लैडर होता है इसी में पूरा पाइल जूस इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से होते हुए, ये पाइप से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, यानी कि जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के मिलता है और आगे के काम होते हैं। तो जो पेनक्रियाज होता है ना, वो भी इसी तरीके से मिक्सअप होता है। ठीक है, तो एक और फिगर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, ये इस तरीके से लीवर लगा हुआ है। लीवर में दो हिस्से होते हैं, एक छोटा हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि लीवर में दो हिस्से होते हैं, एक राइट और लेफ्ट के। तो वो तो बहुत डिटेल थोड़ा हो जाएगा, आप खाली इसमें ध्यान दीजिए कि ये लीवर है जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और बाइल जूस यहाँ पे इकट्ठा होगा जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। और फिर इस तरीके से गॉल ब्लैडर से होते हुए, देखिए ये पाइप आई है ना, ये पाइप यहाँ पे इस तरीके से आई है, ये पाइप जो है इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, और यहीं पे लगा हुआ है ये पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज जो होता है ये भी अपने जूसेस को सेक्रेट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इसमें नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ये जो लीवर होता है ये रेडिश यानी कि लाल रंग का, ब्राउन ग्लैंड होता है यानी कि लाल रंग का लेते हुए भूरे रंग का ग्लैंड है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। तो ये लीवर का पोजीशन कहाँ है, ये कहाँ होता है? ये अपर पार्ट में होता है, किसके? एब्डोमेन के। ये जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसके अपर पार्ट में राइट साइड में। तो लीवर के साइड में होता है राइट साइड में, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लीवर कहाँ होगा? यहाँ पे। ठीक है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ये जो एब्डोमेन मतलब पूरा पेट होता है, पूरे पेट के ये अपर पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो लीवर है राइट साइड में हमेशा होता है, मतलब राइट साइड में होता है, और अपर पार्ट में होता है, ऊपर वाले हिस्से में होता है। ठीक है, इसके बारे में एक जो बहुत खास बात है वो है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी, यानी कि लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हम लोगों की बॉडी में। और लीवर जो सिक्रेट करता है, लीवर जो यहाँ से जो जूस निकालता है उसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है इसका? बाइल जूस। एक नाम रख दिया गया है, मतलब कि लीवर से जो जूस निकलता है उसका नाम बाइल जूस रख दिया गया है। तो बाइल जूस जो होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? तो बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पे? एक सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि गॉल ब्लैडर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर क्या है, तो आपका आंसर बस इतना ही होगा कि गॉल ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच बाइल जूस इज स्टोर्ड, यानी कि बाइल जूस जो होता है वो उसमें स्टोर होता है। तो लीवर क्या है? लीवर के बारे में एक बात तो यही बस याद रखिए कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन में जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि लीवर से जो जूस बन रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। मेन हेडिंग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे क्या आगे होता है ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहेंगे? अग्नाशय। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो वो भी जान लें कि यहाँ पे पैनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय जो होता है ये कुछ इस तरीके से, जैसे भुट्टा नहीं होता उस तरीके का ये दिख रहा है, तो ऐसा यहाँ पे होगा। आइए इसके फिगर के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं ये अग्नाशय है, यानी कि पैनक्रियाज है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, इस तरीके से ड्यूडिनम इसको बोलते हैं, तो वो जाने देते हैं उसको। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये अग्नाशय का फिगर है, यानी कि पैनक्रियाज का फिगर है। तो यहाँ से जो जूस निकलता है उसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है, जिससे होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कंटिन्यू हो जाती है।
ठीक है, एक और फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये फिगर थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पैनक्रियाज लगा हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे ये ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से भी यहाँ पे जूस इस तरीके से आ रहा है, और पैनक्रियाटिक से ये पाइप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पाइप है, ये पाइप से होते हुए यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आता है। तो आगे की कंडीशन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बातें हो जाती हैं। आइए यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में हम लोगों ने देखा कि जो पैनक्रियाज है वो एक बड़ा और क्रीम कलर का ग्लैंड है। कैसा है ये? क्रीम कलर का ग्लैंड है। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। रही बात कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो द स्टमक, यानी पेट के ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैनक्रियाज है ये सेक्रेट करता है एक जूस को। अब क्योंकि पैनक्रियाज से सेक्रेट हुआ है जूस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। क्या नाम देंगे इसको? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, ठीक है। अग्नाशय, अगर हिंदी में आपको बोलना है तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, और अगर इंग्लिश में बोलना है तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करते हैं? ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये एक्ट करता है। एक्ट करने का मतलब कि ये क्रिया करता है किससे? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब पे ये एक्शन करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। पैनक्रियाज से जो है पैनक्रियाटिक जूस आ गया, लीवर से बाइल जूस आ गया, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है। कौन सा फूड पहुंचता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड इसलिए बोला जा रहा है, यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है बक्कल कैविटी में कुछ पाचन हो गया था, डाइजेशन, और कुछ हिस्सा जो होता है वो उसका डाइजेशन हो गया था स्टमक में। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मान लीजिए ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? एक तरफ से बाइल जूस आ रहा है, दूसरी तरफ से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस बनता है, यानी कि इंटेस्टाइन जो होता है ना वो भी एक तरह का जूस बनाता है, जिसको डाइजेस्टिव जूस बोलेंगे। क्योंकि इंटेस्टाइन से बनता है इसलिए इसका नाम इंटेस्टाइन जूस रखेंगे। तो ये जो इंटेस्टाइन जूस है ये डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। तो जितने भी फूड के कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम इंटेस्टाइन में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पे डाइजेशन का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका डाइजेशन जब किया जाता है तो इसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, खास करके ग्लूकोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। अब ये जो फैट है, तो फैट जिस चीज का बना हुआ होता है उसी में इसको तोड़ दिया जाता है। तो फैट बना होता है फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों मिलकर के फैट बनाते हैं। तो फैट, जब हम लोग की बॉडी में फैट जाता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन इसका होगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये टूट जाता है। रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। तो प्रोटीन जब टूटता है तो वो छोटे छोटे पार्ट में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन इस तरीके से हुआ। तो ये याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये क्वेश्चन नीट वगैरह में कभी कभी पूछा जाता है, या वैसे भी जनरली पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन हम लोगों की बॉडी में कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन होगा जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। क्योंकि देखिए, खाना हम लोग खाते हैं तो खाना हम लोगों के खाने का मतलब नहीं है। खाना जब तक हम लोगों की बॉडी में जितने सेल्स लगे हुए हैं वो सब नहीं खा लेते, तब तक ये बात नहीं मानी जाएगी कि हम लोगों ने खाना खाया,
ठीक है। तो डाइजेशन की प्रोसेस में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपलर कंपोनेंट बनते हैं वो सिंपलर कंपोनेंट ब्लड वेसल में सक कर लिया जाता है, चूस लिया जाता है, खींच लिया जाता है और वो जो सिंपलर सब्सटेंस है वो घूमते हुए ब्लड से होते हुए हर एक सेल के पास पहुंचते हैं और वो जो सेल हैं वो जब उनको लेकर के अपना काम करते हैं तो इसी को कंप्लीट डाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पड़ाव आता है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हुआ ही, खाना जब और आगे बढ़ता है, क्योंकि ये देखिए 7.5 मीटर लंबा ये एक रास्ता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। तो अब इसमें होता ये है कि जैसे जैसे खाना आगे की तरफ बढ़ता है तो डाइजेस्ट तो हो ही जाता है और इसके अलावा जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसमें जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अवशोषण, यानी फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है और इसमें कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है उंगली की तरह इस तरीके से संरचनाएं होती हैं जिनको हम लोग विली कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? विली। आइए इसको देखते हैं। ये जो विली आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पूरा ऐसे फैले हुए होते हैं, मतलब कि जैसे कोई पाइप होता है, जैसे नॉर्मल पाइप पानी वाला होता है तो अंदर से तो बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बाहर से खाली प्लेन होता है, अंदर से जो होता है ना इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको विली कहा जाता है। ये जो विली होता है ना, ये इसी में ये ब्लड वेसल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सेल्स वगैरह सब लगी हुई हैं। ये क्या काम करती हैं कि वो जो शुगर है या फिर फैटी एसिड है या फिर अमीनो एसिड है, इन सब चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड वेसल से होते हुए हम लोगों की बॉडी में जितने सेल हैं सब तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है। फिर सेल उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपना काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं या बाकी की जो भी प्रोसेस होती है ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो एक फिगर और भी देख लेते हैं। अब जरा इस रास्ते को देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का रास्ता है और ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं यही विली हैं। अगर डिटेल करके देखा जाए तो ये कुछ ऐसे ही अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का फिगर आप देख पा रहे होंगे। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये फूड को एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचाते हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेशन यही हुआ। आइए इसमें कुछ बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल में। ठीक है। ब्लड वेसल कहाँ होते हैं? ये वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के वॉल में अभी आपने देखा कि ब्लड वेसल्स होते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल में चला जाता है, सीधे सीधे डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल में चला जाता है, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, चूसना, खींचना। तो जो विली स्ट्रक्चर आपने देखा उसी में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो विली की जो सेल्स होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं और उसे वेसल्स में भेज देते हैं। तो आइए विली के बारे में, विली का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा अभी। तो ये जो विली है, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इनके बारे में यही बात करेंगे कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो वॉल है, जो दीवार है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक उंगलियों की तरह हजारों के हजारों आउटग्रोथ्स होते हैं। इन्हीं को हम लोग विली कहते हैं। इसका सिंगुलर जो है, सिंगुलर विलस होता है। फिगर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ फिगर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हुआ। तो अंदर के साइड में इस तरीके से विलीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते तो थाउजेंड हैं, लेकिन हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस तरीके से ये होता है। ठीक है।
ये विलीज इस तरीके से लगे होते हैं। तो फूड जो होता है ना, ये इन्हीं के बीच में से होते हुए रगड़ खाते हुए इस तरीके से गुजरता है। तो होता क्या है कि जब सेल्स से कनेक्ट होकर के इस तरीके से रगड़ खाते हुए ये फूड जब गुजरता है, तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनमें जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये फूड आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि जो सिंपलर पार्ट बने हैं, जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, और लास्ट तक जाते जाते जो बिल्कुल भी पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो लास्ट तक जाते जाते वो अनडाइजेस्टेड, यानी कि जिसका कोई काम नहीं रहता हम लोगों की बॉडी में, वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये इनका काम क्या है? तो एक काम है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि ये काफ़ी फैल सकते हैं, यानी कि ये फैलने का भी काम करते हैं। जैसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो ये पूरा फैल करके फूड को इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि ये क्या काम करते हैं? ये इनका काम है इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना शॉर्ट में जान लीजिए कि जो विलीज होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे फूड बहुत आराम से, बहुत अच्छे से वहां से गुजरता है, और ये पूरा उसको लपेटे हुए एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। विली के बारे में एक दो बातें हम लोग और जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ विली के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने विली के बारे में देखा कि विली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकले हुए होते हैं। ठीक है। एक बार विली का स्ट्रक्चर फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये विली का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये विली इस तरीके से लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये जो स्मॉल छोटा सा हिस्सा जो इसको बड़ा करके ये दिखाया गया है, इसमें भी एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और इसका भी एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सेल्स लगे होते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर माइक्रोविली लगे होते हैं, और ये जो सेल होते हैं यही एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और ये जो ब्लड वेसल है इसी में ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली जो विलीज यहाँ पे होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो अगर इनके फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इनका मेन काम यही है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड अच्छे से हो, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड हैं इनका एब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको ठीक से चूसा जा सके। ठीक है। अब अगर पतली सी जगह रहेगी, थोड़ी सी जगह है, तो उसमें क्या है कि ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं ना, उसको बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होता है। तो अगर हम एक विलस की बात करें, विलस का मतलब होता है विली का एक सिंगल विलस की बात करें अगर हम, तो इसमें एक नेटवर्क होता है, यानी कि जाल बिछा होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। तो जैसा कि फिगर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जो सरफेस के बड़ा ही नज़दीक होते हैं। ठीक है। तो सरफेस ऑफ द विली जो है ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है इनको विलीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उनको ब्लड में डाल दिया जाता है। तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ? तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। यानी कि हम लोगों के शरीर में जो अलग अलग हिस्सा है उसमें जो सेल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ये जो फूड हैं ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, और वहीं पर जो अलग अलग हिस्सा है वहीं पे जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है
फिर से यहाँ पे जैसे प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर बाकी की चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जो अमीनो एसिड वगैरह है ना वो वहाँ पे जा करके फिर से कॉम्प्लेक्स चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है और उसके बाद फिर जो सेल्स हैं, सेल्स में जब जा करके जैसे ये सेल्स है तो ब्लड वेसल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ब्लड वेसल में यहाँ पे फूड आ गया और इस तरीके से सेल के अंदर जब ये फूड मटेरियल चला जाता है तो इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस यहाँ पे यानी कि सक करने वाली, चूसने वाली दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस वो है जो विली के जो सेल्स हैं वो ब्लड वेसल में पहुंचाने के लिए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करेंगे। और सेल के अंदर जब वही फूड चला जाता है तो उसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेल का हिस्सा बन जाता है, सेल का हिस्सा बन जाएगा तो उसको एसिमिलेशन वर्ड कहते हैं। मेन टारगेट यही है कि जो हम लोगों की बॉडी में सेल लगे हुए हैं उनको खाना पहुंचाया जाए। ये नहीं कि हम लोग खाना खा लिए बस हो गया, डाइजेस्ट होकर के फूड हम लोगों की बॉडी में हर एक सेल में पहुंचे और हर एक सेल को वो फूड मिले जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हो और उसके जो काम की जो चीज़ें हैं उन सब का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो रही बात डाइजेस्टेड फूड तो वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होते हैं वो धीरे से इंटर कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को इंग्लिश में हिंदी में छोटी आंत कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो ये जो बड़ी आंत होती है यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पहले तो इसके फिगर को देखते हैं हम लोग कि ये क्या काम करता है और ये कैसा फिगर है इसका। तो यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे होंगे, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर है। यहाँ पे एक अपेंडिक्स पाया जाता है, इसी के ठीक ऊपर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। तो यहाँ से फूड होते हुए इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है खास करके, ठीक है, तो वो यहाँ से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक जाता है और वहाँ पे वो इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग कुछ बातें इसमें से नोट कर लेते हैं। फिगर मतलब यही है और भी देख सकते हैं इसमें एक फिगर ये भी है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो सरफेस होता है इसमें इस तरीके से काफ़ी लंबे लंबे सेल्स लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं ना कि ये वाटर को, जो एक्सेस वाटर होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो एक्सेस वाटर है यानी कि जो पानी अगर ज़्यादा है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी की चीज़ें आगे बढ़ा देते हैं। तो बाकी की चीज़ें आगे बढ़ करके रेक्टम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो अनडाइजेस्टेड फूड जा करके इकट्ठा हो जाता है और फिर समय समय पे हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इतनी बातें हम लोग नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही थी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है ना। किससे चौड़ा होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है और शॉर्टर होता है, छोटा होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा है और छोटा है। तो कितना छोटा है? तो अबाउट 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी? 7.5 मीटर। सोचिए कितना छोटा होता है ये। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है लेंथ में, लेकिन वो पतली होती है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाइडर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर है। तो 1.5 मीटर जो है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्ब करना। क्या एब्जॉर्ब करते हैं ये? वाटर और कुछ सॉल्ट
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहाँ से? अनडाइजेस्टेड फूड से। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड बच गया था, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे जो एक्सेस वाटर है और सॉल्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। बाकी का जो रिमेनिंग फूड है, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, तो ये जो बचा हुआ फूड है ये फूड जाता है कहाँ पे? रेक्टम में। तो रेक्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ पे ये फूड पूरा जाकर के इकट्ठा हो जाता है। वो भी किस फॉर्म में होता है? सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में, सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में ये इकट्ठा होता है। तो जो लेटरिन होती है जो वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है। जो उसको फीसेस भी कहते हैं और सेमी सॉलिड फीसेस उसको बोला जाता है। ठीक है। और वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेसिकली, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो काम की चीज़ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड, जो हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है, उसको रेक्टम में इकट्ठा कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है, और रेक्टम से यहाँ पे एक अपर्चर होता है, यानी कि एक छेद होता है जिसको एनस कहा जाता है। इसी एनस के थ्रू ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लैट्रिन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इजेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है। तो बाहर निकालना, तो इजेशन का मतलब बाहर निकालना। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि द फीकल मैटर, यानी कि जो ये फीकल मैटर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सेमी सॉलिड फीसेस होते हैं उसको फीकल मैटर कहेंगे। फीकल मैटर इज रिमूव्ड, फीकल मैटर रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम जो है एनस के थ्रू हम लोग फीकल मैटर को बाहर निकाल देते हैं, और इसी बाहर निकालने की प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। बाहर निकालने की प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या बात किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी आता है। तो बक्कल कैविटी में हमें मिला सैलीवा। तो सैलीवा जो होता है उससे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्च होता है, सैलीवा क्या काम करता है? सैलीवा जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे इसके बाद आता है फूड पाइप। तो फूड पाइप, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओइसोफेगस कहा जाता है। तो इसमें अगर डाइजेशन की बात करें तो नो डाइजेशन, यानी कि इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों को मिलेगा स्टमक। तो स्टमक में तीन चीजें निकल करके आती हैं। पहले नंबर पे है म्यूकस। तो म्यूकस क्या काम करता है? या स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाने का काम करता है। किस चीज से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो एक एसिड भी यहाँ पे होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस। तो कुछ डाइजेस्टिव जूस भी यहाँ पे निकलता है, जो स्टमक की बात थी। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस आते हैं वो दो जगह से आते हैं। ठीक है। कहाँ से आता है? एक आता है लीवर से जूस आता है। दूसरे नंबर पे पैनक्रियास से आता है। ठीक है। तो लीवर से जो निकलता है उसका नाम है बाइल जूस। लीवर से जो निकलता है उसका नाम बाइल जूस है। पैनक्रियास से जो निकलता है उसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं।
इसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो बाइल जूस का अपना अलग काम है, ये बेसिक होता है बेसिकली, है ना, ये जो है बेसिक होता है। देखिए, क्योंकि बात ऐसी होती है ना कि जो वहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि वो पूरे मीडियम को एसिडिक कर देता है। तो बाइल जूस बेसिकली क्या करता है ना कि बाइल जूस मीडियम को बेसिक कर देता है। तो कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते। तो अगर लीवर किसी का खराब हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो जो इंटेस्टाइनल फंक्शन है वो काम नहीं करता, इसीलिए लीवर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ें होती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है यहाँ पे रेक्टम। रेक्टम में सेमी फ्लूइड फीसेस होते हैं रेक्टम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनस है, तो एनस के थ्रू हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है इजेशन। तो इजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखे हैं। ठीक है, अगली क्लासेस में आप जैसे कि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो थोड़ा एंजाइम वगैरह के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, अभी बेसिक के लिए इतनी जानकारी आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं कि जो एनिमल सिर्फ प्लांट को खाते हैं उनको र्यूमेन एनिमल कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि खाने को जल्दी जल्दी चबा ले जाते हैं और उसको निगल जाते हैं, मतलब उसको निगल जाते हैं तो उसको पेट में ले जा करके एक जगह पे रखते हैं और रात के समय उसको बाहर निकाल करके फिर से चबाते हैं उसको अच्छे तरीके से, और फिर उसको इस तरीके से स्टमक वगैरह में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में जाता है, फिर डाइजेशन होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो इस तरह के एनिमल होते हैं तो उनको र्यूमेन एनिमल कहा जाता है। ठीक है, आइए उसके बारे में हम लोग कुछ बातें नोट करेंगे और जानेंगे। तो आइए हम लोग ऐसे एनिमल के बारे में बात करते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी कि जो घास खाते हैं। देखिए, घास की क्वालिटी क्या होती है ना कि घास जो होता है यानी ग्रासेस जो होते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज जो है ना वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हम लोगों की बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने का सिस्टम नहीं होता है। पहले होता था, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। पहले के जो ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे वो लोग यही पेड़ पौधे और ग्रासेस वगैरह ही खाया करते थे, तो उनकी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डेवलप हुआ करता था जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प किया करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि बाद में लोग पका पकाया खाना खाने लगे और इस तरीके से वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक रिमेनिंग स्ट्रक्चर बन करके हम लोगों की बॉडी में रह गया है। तो जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो ग्रास ईटिंग एनिमल जो हैं जैसे कि काऊ और बफेलोज जो होती हैं, ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ये लोग जब खाना खाते हैं यानी कि ग्रास वगैरह जब खाते हैं तो ये जल्दी जल्दी उसको निगल जाते हैं। ठीक है, तो निगल जाते हैं तो इनकी बॉडी में एक पैकेट होता है, एक बैग होता है, उस बैग को र्यूमेन कहा जाता है। क्या नाम है इसका? र्यूमेन। उस बैग में वो चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, उसमें ये चीज़ें चली जाती हैं और वहीं पे ये चीज़ें रहती हैं, और ख़ास करके उसमें सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया उस खाने को पचा देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं वो क्विकली स्वालो का मतलब होता है निगल जाना। स्वालो का मतलब होता है निगल जाना, जैसे हम लोग खाना पहले चबाते हैं उसके बाद स्वालो करते हैं। लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो खाने को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और उसको स्टोर करते हैं एक पार्ट में, स्टमक का ही एक पार्ट है जिसका नाम है र्यूमेन।
तो क्या नाम है इसका? र्यूमेन। अब र्यूमेन क्या होता है कि र्यूमेन फूड इज पार्सली, र्यूमेन में क्या होता है कि जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग कड कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? कड। तो जो कड होता है वो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो भी कहाँ पे? र्यूमेन में। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम र्यूमिनेशन कहते हैं। र्यूमेन से ही एक प्रोसेस बना है जिसको र्यूमिनेशन कहते हैं। अब र्यूमिनेशन में क्या होता है कि ये जो पार्सली डाइजेस्टेड कड है, यानी कि पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, बाद में ये जो कड है ये रिटर्न होता है इनके माउथ में, यानी कि कड को ये माउथ में रिटर्न करते हैं और स्मॉल लंप के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में ये रिटर्न करते हैं अपने मुंह में, और फिर उसे बैठ करके आराम से चबाते हैं, और चबा करके वापस इसको फिर जो है इंटेस्टाइन वगैरह में लेकर के जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, र्यूमेन से खाना जो वापस लिया जाता है, इसी को र्यूमिनेशन कहते हैं। र्यूमेन जो पार्ट है स्टमक का जिसमें खाना स्टोर होता है, उसमें पार्सली डाइजेस्टेड फूड होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो बैक्टीरिया अपना काम कर जाते हैं, फिर वहाँ से र्यूमेन में से फूड को वापस माउथ तक लाया जाता है और फिर उसको वो च्यू करते हैं। तो जो र्यूमेन में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड बनता है उसी को कड कहा जाता है। तो च्यूइंग द कड, वो लोग कड को च्यू करते हैं, यानी कि ग्रास तो पहले निकल जाते हैं, फिर उसको हल्का फुल्का पचा लेते हैं और फिर वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसे च्यूइंग करते हैं। इसी प्रोसेस को, क्योंकि र्यूमेन से खाना वापस आया है, इसीलिए इसको र्यूमिनेशन कहा जाता है। क्या नाम देंगे इसको? र्यूमिनेशन। और ये जो र्यूमिनेशन की प्रोसेस जिन एनिमल में होती है उन्हीं एनिमल को र्यूमिनेंट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से र्यूमिनेंट कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन दिया जाए, उसमें एक ऑप्शन काऊ का हो या गोट का, डियर का या बफेलो का है, तो आप र्यूमिनेंट में उन पे टिक लगा देंगे, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा र्यूमेन नामक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो र्यूमिनेशन क्या होता है ये क्लियर हुआ। र्यूमिनेशन क्या है कि र्यूमेन से फूड को वापस लाते हैं और माउथ से उसको च्यू करते हैं। तो जो र्यूमेन में फूड होता है उसे कड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म है, इसको याद रखेंगे। रही बात ग्रास की, तो ग्रास में क्या होता है ना, एक सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या है? एक खास तरीके का, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जो ये र्यूमिनेंट होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गया, तो उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। र्यूमेन में कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलोज के डाइजेशन में कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया है जो हेल्प करते हैं। इन्हीं को हम लोग र्यूमिनेंट कहते हैं। र्यूमिनेंट का मतलब ये होता है जिसमें र्यूमेन पाया जाता है। अब एक चीज़ और होता है, यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम कहा जाता है। ये सीकम जो होता है ना, ये हॉर्स वगैरह जो होते हैं, जो घोड़े होते हैं या फिर जो रैबिट होते हैं, इन सब में एक बड़ा सा बैग होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ओइसोफेगस और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ओइसोफेगस के बीच में सीकम प्रेजेंट होता है, और इसमें भी सेलुलोज का डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आइए इसके फिगर को देख लेते हैं। सबसे पहले ये काऊ का फिगर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इस तरीके से ये खाना खाते हैं, और यहाँ पे ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को र्यूमेन कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, गुलाबी कलर का, हल्का सा पिंक कलर का, ये है र्यूमेन। अब इसी में ये जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और इसमें स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से माउथ में लाते हैं, फिर वापस इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेके जाते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग होता है यहाँ से बाहर हो जाता है। तो र्यूमेन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए काऊ को हम लोग र्यूमिनेंट कहते हैं। काऊ को क्या कहेंगे? र्यूमिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अब हम लोग बात करते हैं सीकम की। तो ये जो आप यहाँ पे हॉर्स देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पीछे वाला, इसी को हम लोग सीकम कहते हैं। इसी सीकम में क्या होता है, ये जो सीकम है यहाँ पे
है ना, इसी को सीकम कहेंगे। ये भी एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस सीकम में होता क्या है, सीकम में होता है यही कि इसमें भी कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन कर जाते हैं। ठीक है, तो वो खास तरीके के बैक्टीरिया कुछ खास जगहों पर पाए जाते हैं। हम लोगों की बॉडी में पहले वो डेवलप था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन अब जो है वो डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये सीकम और र्यूमेन ये दो तरीके की चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एनिमल हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल होते हैं, जैसे खास करके यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर बना दें तो ये स्ट्रक्चर है अमीबा का। ठीक है, ये जो अमीबा होता है ना, अमीबा में कोई खास यहाँ पे डिज़ाइन, यानी कि एक तो इनकी बॉडी फिक्स नहीं होती है, इनकी बॉडी इधर उधर मूव करती रहती है, इनका शेप जो है इरेगुलर होता है। और इनकी बॉडी में जो है माउथ वगैरह नहीं होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बाकी इनका पूरा सेल होता है। तो इनका भी खाने का तरीका अलग है, डाइजेशन का अपना एक अलग तरीका है। तो ये किस तरीके से डाइजेशन करते हैं हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फूड होता है ना, ये फूड को एक पैकेट में बंद कर देते हैं जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। क्या नाम है इसका? फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल जो होते हैं इन्हीं में इनको बंद कर दिया जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके अनडाइजेस्टेड चीज़ें जो होती हैं उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ बातें इसके बारे में भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा दोस्तों एक ऐसा एनिमल होता है जो सिंगल सेल्ड होता है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, एक ही सेल का बना हुआ है, यानी कि इस तरीके से एक सेल का ये बना हुआ होता है। हम लोगों की बॉडी में ना अनगिनत सेल होते हैं, यानी कि अनगिनत क्या मतलब, एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। बस आप कुछ ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सुबह के समय जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करके जब आप उसको थूकते हैं, ठीक है, जो वाटर उसमें बनता है उसको जब आप थूकते हैं तो उसमें कई लाख सेल ऐसे होते हैं जो माउथ से कट करके अलग हो जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना छोटा होता होगा। ठीक है, एक सेल हम लोगों की कितनी छोटी होती है। तो उसी एक सेल का ये अमीबा बना हुआ होता है। और ये जो अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसकी बॉडी इरेगुलर होती है और इसमें ये क्या करता है ना कि ये जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है, इस तरीके से अपना शेप चेंज करता रहता है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि इस तरीके से डिजाइन बना लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे फूड कैप्चर हो जाता है और फिर उसको अंदर खींच लिया जाता है। तो इन बातों को यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं कि ये जो अमीबा है उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, वो राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एक पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल मतलब होता है पाउच होता है। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में ये जो यहाँ पे जो मटेरियल भरा हुआ है ना इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये कंस्टेंटली का मतलब लगातार ये अपने शेप को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, आइए कुछ इसके फिगर को देख लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो अमीबा है और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है ये फूड है। तो अमीबा ने क्या किया कि जैसे इसको पता चला कि सामने फूड आ गया है तो ये अपने इस सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये पैर की तरह ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या नाम है इसका? स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाता है या आउटग्रोथ इस तरीके से निकालता है और फूड के चारों तरफ ये फैल जाता है। ठीक है, फूड के चारों तरफ फैल जाता है, फिर ये दोनों प्रोजेक्शंस आपस में मिल जाते हैं और फिर ये
फूड जो है अंदर की तरफ ढकेल लिया जाता है। इसको इनगल्फिंग कहते हैं। इनगल्फ का मतलब होता है कि अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फूड वैक्यूल के अंदर बंद होता है, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और जो फूड का जो कंपोनेंट था वो पूरा सेल में जा करके मिल जाता है, इसको एसिमिलेशन कहेंगे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है कुछ इसी तरीके से उसको इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और ये फिगर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फूड मटेरियल है, ये अमीबा है। उसके बाद अमीबा ने इस तरीके से स्यूडोपोडिया बनाया। स्यूडोपोडिया के बाद यहाँ पे फूड को अंदर खींच लिया गया फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डाइजेस्ट कर देते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको ढकेल दिया जाता है बाहर। इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरा फिगर अच्छे से याद रखेंगे। कुछ बातें इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। फिगर यानी कि वीडियो को पॉज करके आप इस फिगर को बना भी सकते हैं। फिगर जरूर बनाइए। फिगर बनाने के बाद ही आप इन चीज़ों को नोट किया करिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्योंकि ये अपना शेप हमेशा चेंज कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं कि पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इनको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट है। क्या स्पेलिंग होगी? स्यूडो SEUDO स्यूडोपोडिया। पोडिया मतलब पैर होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि झूठा। अब इनका ये रियल पैर तो है नहीं, है ना, रियल पैर इनका नहीं होता, ये स्यूडो होता है यानी कि फॉल्स फूड होता है। तो इसीलिए इनको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। और इससे ये मूवमेंट भी करते हैं और फूड को कैप्चर भी करते हैं। ठीक है। तो मूवमेंट करने के लिए भी स्यूडोपोडिया ये आगे बढ़ाते हैं और फूड को कैप्चर करने के लिए, जैसे ये फूड हुआ तो इस तरीके से ये होते हैं, ये ऐसे करके अपना स्यूडोपोडिया बढ़ाएंगे और इसको कैप्चर कर लेते हैं अंदर। ठीक है। तो ये जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ का मतलब अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जैसा कि फिगर हम लोगों ने देखा। और ये जो फूड है ये ट्रैप कर लिया जाता है फूड वैक्यूल में। फूड कहाँ ट्रैप किया जाता है? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस होते हैं। फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है? डाइजेशन का और फिर एब्जॉर्प्शन का। तो फूड ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर उनको सेल में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? तो जैसे हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं उसी तरीके से ये जो अमीबा होते हैं ये भी अपनी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनकी बॉडी में उसको वैक्यूल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसको इजेशन कहा जाता है। एक बार फिर से इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो अमीबा में फिर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है, स्यूडोपोडिया इस तरीके से बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से इनगल्फ कर लिया, अंदर की तरफ खींच लिया। तो इसको अब डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। डाइजेशन प्रोसेस में पूरा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, फिर डाइजेस्टेड मटेरियल जो है ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद वो डाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो सेल का हिस्सा बन जाता है, इसको एसिमिलेशन कहेंगे। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। इसको इजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल होते हैं अलग अलग तरीके के एनिमल हैं, तो अलग अलग तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनके अंदर पाया जाता है। और लेकिन जो एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस होती है और एनर्जी को यूज़ करने की जो प्रोसेस होती है वो सारे के सारे एनिमल में सेम होता है। यानी कि ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ जो सेल है, सेल के मेंटेनेंस के लिए, या जो हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी फूड पार्टिकल से आता है। तो चाहे वो एक सेल का अमीबा हो या फिर मल्टी सेलुलर हम लोग हों या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हों, उन सब की बॉडी में डाइजेशन का सिस्टम लगभग एक तरीके का होता है। मतलब अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज वगैरह ही होता है और वो वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करवाया जाता है। किसी में ग्लूकोज है, किसी में कुछ और है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी का यूज़
बॉडी के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। तो हम लोगों की बॉडी इसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो खाना खाया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी, इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी अल्टीमेटली सन की ही एनर्जी होती है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल होते हैं वो सब सन की एनर्जी से ही जिंदा है। हम लोग अपनी बैटरी चार्ज करते हैं फ्यूल से, यानी कि एक तरीके से हम लोग एनर्जी जो पाते हैं वो फूड से ही एनर्जी आती है। और वो फूड के डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें उसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और फिर उसमें कहाँ कहाँ पे किस तरीके का डाइजेशन होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि इस तरीके से जो अमीबा है, सिंगल सेल्ड है, या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं वो किस तरीके से अपना डाइजेशन करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ बातें अभी भी छूट गई हैं इस लेसन की, और जैसे कि टीथ जो दांत होता है वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेल के बारे में 2-4 बातें हम लोग जानेंगे, और 1-2 चीज़ें और भी हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस पार्ट में या इस क्लास में अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना तब तक ध्यान रखिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन 6 to 8 जो है वो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।